KG4 10 का लेसन नंबर 3 है। लैंग्वेज लर्निंग और लिटरेसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टर्म्स बताई हुई है। फर्स्ट है एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन बेसिकली लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या? एक्विजिशन लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए चिल्ड्रन जो है वो बच्चे ज़ुबान को समझने की कैपेसिटी हासिल करते हैं, यानी वो ज़ुबान को समझते हैं इसके ज़रिए। और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से कॉन्शियसली यानी शौरी तौर पर नहीं बल्कि वो नेचुरल तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए सेंटेंस वर्ड्स और सेंटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और यूज़ करते हैं। यहाँ पर ग्लॉसरी बताई हुई है, तो एक्विजिशन, परसीव और कंप्रिहेंड इनके सिनोनिम्स यहाँ पे बताए हुए हैं। आगे इन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ कि लैंग्वेज अक्वायर किस तरह से होती है, चिल्ड्रन लैंग्वेज को किस तरह से एक्वायर करते हैं। कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो लैंग्वेज एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस के ज़रिए वो हासिल कर रहे होते हैं, यानी इस चीज़ के दौरान ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं उनसे चिल्ड्रन आगाह नहीं होते। उन्हें एहसास होता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, लेकिन उन्हें रूल्स का नहीं पता होता। तो लैंग्वेज एक्वायर करने में वो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ नेचुरल कम्युनिकेशन होती है, यानी जो लर्नर्स होते हैं उन्हें एक नेचुरल एक कुदरती बातचीत के लिए के ज़राया की ज़रूरत होती है। तो लैंग्वेज एक्वायर में कम्युनिकेशन और उसकी फॉर्म पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया बल्कि टेक्स्ट पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो नौजवान जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज हासिल इंग्लिश हासिल करने के प्रोसेस में होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस यानी मश्क जॉब पर यानी वो ज़ुबान हासिल कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस में उन्हें काफ़ी मकदार कनी यानी काफ़ी हद तक उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और आगे बताया हुआ है कि वो बेताबी से अपने जो हम जमात होते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए ज़ुबान हासिल करते हैं। आगे लैंग्वेज एक्वायर लर्निंग बताया हुआ है, तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है ये इसमें लैंग्वेज रूल्स भी होते हैं और इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, यानी लैंग्वेज के रूल्स में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का नतीजा जो है वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। तो जो यंग लर्नर्स होते हैं उनकी उम्र के लिए ये मौजूद सरगर्मी नहीं है। तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है, लैंग्वेज लर्निंग है ये कॉन्शियसली होती है। ये लैंग्वेज एक्वायर जो की जाती है ये कॉन्शियसली, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है, लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ये कॉन्शियसली कोई न्यू लैंग्वेज जो लैंग्वेज सीखी जा रही होती है उसके उसमें स्टूडेंट के पास शऊरी तौर पर इल्म होता है और वो इस नॉलेज के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। तो वो ग्रामर पेज में जो ब्लैंक्स होते हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिसर्च में बताया हुआ है कि अच्छे से बात करने या लिखने के नतीजे के लिए ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उनका जानना ज़रूरी नहीं होता। कि एक स्टूडेंट जो है जिसने एक ज़ुबान के रूल्स जो हैं वो याद कर लिए हैं, तो वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के जो मयारी टेस्ट होता है, मयारी इम्तिहान होता है उसमें पास हो सकता है, यानी उसमें कामयाब हो सकता है, लेकिन अच्छे से बोलने और लिखने के काबिल नहीं हो सकता। यानी उसे मतलब रूल्स तो आते हैं लेकिन उसे अच्छे से बोलना और लिखना नहीं आता। आगे बताया हुआ है कि एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो एक्विजिशन जो होती है ये हिडन होती है और यानी इम्प्लिसिट होती है, और लर्निंग जो होती है ये वाज़िया एक्सप्लिसिट होती है। और एक्विजिशन जो होती है असूल जो होता है ये एज से रिलेटेड होता है, और जो लर्निंग होती है ये एज से रिलेटेड नहीं होती, आप किसी भी एज में लर्न कर सकते हैं। तो एक्विजिशन में एफ़र्ट शामिल नहीं होती, लेकिन लर्निंग में काफ़ी एफ़र्ट शामिल होती है। इसीलिए जो टीचिंग है यानी
लिटरेसी ख़वानगी जो सीखना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब जो लर्निंग होती है उसकी हेडिंग में आता है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के सिनोनिम्स बताए हुए हैं कि लैंग्वेज को हासिल करना सबकॉन्शियस यानी एक लाशऊरी अमल इसे कहा जाता है या कहा गया है। तो ये जो लैंग्वेज एक्वायरिंग होता है, हाँ, ये ज़ुबान को अंदरूनी बनाने का अमल है। और द एक्ट ऑफ इंटरनलाइजिंग लैंग्वेज, जिसमें स्टूडेंट या चिल्ड्रन क्या करते हैं कि वर्ड्स की डेलिब्रेट मेमोराइजेशन यानी उसके बगैर, उसकी डेफिनेशन के बगैर ही उसे एक्सपोज कर देते हैं, कर दिया जाता है। तो एक्विजिशन में लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उससे अवेयर होने की ज़रूरत नहीं होती और उसका जानना नहीं होता कि किस तरह से सीखा जाता है। और जो एक्विजिशन, क्योंकि एक्विजिशन जो होती है ये सब कॉन्शियस प्रोसेस में होती है, तो इसलिए यहाँ पर लर्निंग का जो प्रोसेस, रूल्स वगैरह होते हैं, उसका जानना ज़रूरी नहीं होता। तो लैंग्वेज की जो एक्विजिशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट में हो रही होती है। और यानी कि हमारा जो माहौल होता है वहाँ से हो रही होती है। क्या होता है, हमारा जो माहौल होता है वहाँ से इनपुट वो हमें इनपुट फराहम कर रहा होता है। तो लैंग्वेज जो एक्विजिशन जो होती है ये मैजिकली होती है जब हम टारगेट लैंग्वेज को रिपीट, बार बार रिपीट, उसकी बार बार नुमाइश होती है, तो जो एक्विजिशन होती है वो मैजिकली हो जाती है। यानी जब एक बच्चा होता है तो वो और आफ्टर बर्थ जब वो अपने माहौल में रहता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके सामने एक टारगेट लैंग्वेज होती है तो वो बार-बार रिपीट हो रही होती है। तो वो क्योंकि उसे उसके माहौल से मिल रहा है, वो अपने माहौल से सीख रहा होता है, तो वो एक्विजिशन ऑटोमेटिकली होती है और वो ऑटोमेटिकली वर्ड बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि लर्निंग जो होती है वो कॉन्शियसली होती है। यानी अगर आप कोई ज़बान सीख रहे हैं, जैसे कोई भी नेटिव लैंग्वेज के बाद अगर आप कोई ज़बान सीखते हैं तो वो लर्निंग में होती है। तो लर्निंग जो होती है वो कॉन्शियसली एक्टिविटी होती है। तो और लर्निंग कॉन्शियसली एक्टिविटी का मतलब ऐसे ही होता है जैसे हम कोई वर्ड जो है वो डिक्शनरी में देख रहे होते हैं। तो और इसमें ये चीज़ भी शामिल होती है कि अगर आप डिक्शनरी में देख रहे हैं कोई वर्ड, तो ये कॉन्शियसली एक्टिविटी में आ सकता है। अगर आप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, अगर आप इसके रूल्स सीख रहे हैं तो ये भी कॉन्शियसली एक्टिविटी में आ सकता है। अगर आप पर्पसफुली यानी कि वोकेबलरी या ग्रामर की लिस्ट के बारे में जानबूझ के स्टडी कर रहे हैं और एक पर्पस के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी कॉन्शियस एक्टिविटी में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि लैंग्वेज की क्लास में दाखिला लेना जो है ये डेलिब्रेट लर्निंग यानी कि कॉन्शियस लर्निंग में शामिल हो जाता है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है यानी कि कॉन्शियस एक्टिविटी लर्निंग में क्या होता है, ज़ुबान जो होती है वो मेमोराइजेशन के ज़रिए और डायरेक्ट स्टडी के ज़रिए से सीखी जाती है, सॉरी। और आगे है नेट नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज जो होती है यानी मकामी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान, ये वो ज़ुबान होती है जो बच्चा, एक शख्स जो है अपने इब्तदाई बचपन में हासिल करता है, क्योंकि ये उस ख़ानदान में बोली जाती है या उस इलाके की ज़ुबान होती है जहाँ बच्चा रहता है। तो नेटिव लैंग्वेज जो है ये मदर टंग के तौर पर फर्स्ट लैंग्वेज और अल्टीरियल लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है। और नेटिव लैंग्वेज जो होती है यानी मकामी ज़ुबान जो होती है ये वो होती है जो एक बच्चा अपने घर के माहौल में अपने वालिदैन से सीखता है, यानी लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन होम इन्वायरमेंट। और आगे अगर एक बाइलिंगुअल होम में यानी दो लसानी घरों में परवान चढ़ने वाले बच्चों की जो मदर टंग है वो एक से ज़्यादा उनकी मदर टंग्स हो सकती हैं। और चाइल्ड
यानी फर्स्ट लैंग्वेज के जो अल्फाज होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जो भी उस ज़ुबान के रूल होते हैं, वो खुद ब खुद बच्चे जो है वो फौरी तौर पर अपने वालिदैन और इर्द-गिर्द के माहौल से हासिल करते हैं। आगे आ जाता है सेकंड लैंग्वेज, हमारी जो मदर टंग होती है उसके बाद जो लैंग्वेज होती है वो सेकंड लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये वो ज़ुबान है जो कि मदर टंग के अलावा जो दूसरी ज़ुबान होती है, इसको सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। और जिसे एक शख्स या कम्युनिटी पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो ट्रेड की लैंग्वेज होती है, या फिर हायर एजुकेशन की या एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज है, ये सेकंड लैंग्वेज में शामिल है। कि एक शख्स पहली ज़ुबान के बाद इसे सीखता है, और अपनी पहली नेटिव लैंग्वेज के बाद जो ज़ुबान सीखी जाती है वो सेकंड लैंग्वेज में आ जाती है। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो और है, और वहाँ की लैंग्वेज और है, उस कंट्री की, यूएस की फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ की ज़ुबान सीखेंगे वहाँ की रिहाइश के लिए, जहाँ पर ये आम यूज़ हो रही है। तो एक शख्स जो सेकंड लैंग्वेज द वो ज़ुबान एक सेकंड लैंग्वेज वो ज़ुबान होती है जो कि नेटिव नहीं होती, यानी कि उसकी अपनी मादरी ज़ुबान नहीं होती, बल्कि उसके लोकल, यानी जहाँ पर वो रह रहा है, जिस एरिया में वो काम कर रहा है, वहाँ पर यूज़ होती है। और इसके अलावा ये नेक्स्ट टू नेटिव लैंग्वेज होती है। और यहाँ आगे बताया हुआ है कि सेकंड लैंग्वेज के जो यूज़र होते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में बताया हुआ है कि ज़ुबान में या तो वो सेम होंगे, यानी ये सेम काबिलियत के साथ बात कर रहे होंगे, या फिर ऑलमोस्ट तकरीबन ही सेम होंगे। जैसे नेटिव लैंग्वेज में जैसे उनकी सलाहियत काबिलियत होती है बोलने की, उस तरह या तो वो सेम उसी कॉम्पिटेंस से बात कर रहे होंगे जिस तरह वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, या फिर उससे सिमिलर होगा। आगे आ जाता है फॉरेन लैंग्वेज, यानी एक ऐसी ज़ुबान जिसका ओरिजिन जो है ये एक दूसरी कंट्री से हुआ हो। यानी एक होती है नेटिव कंट्री, और उससे ना हुआ हो, और एक दूसरी कंट्री से ओरिजिन हुआ हो इसका। और वो ज़ुबान जो कि नेटिव कंट्री में कॉमनली ना बोली जाती हो, वो फॉरेन लैंग्वेज होती है। यहाँ पर एक मिसाल बताई हुई है कि पाकिस्तान में फ्रेंच और इटालियन जो है ये गैर मुल्की यानी फॉरेन लैंग्वेज है। ये यहाँ पर पाकिस्तान में फ्रेंच और इटालियन जो है वो ये ज़्यादातर नहीं बोली जाती। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर फॉरेन लैंग्वेज की तालीम उसको सीखना है तो फिर उसे बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, यानी उसका जो अगर आप उसे फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बहुत ही बेसिक बातों से आप उसे सीखना शुरू करें। अगर रीजनल लैंग्वेज है कि रीजनल लैंग्वेज एक खुद मुख्तियार इलाके में बोले जाने वाली ज़ुबान को इलाकाई ज़ुबान कहते हैं। चाहे वो इलाका छोटा है या वफाकी रियासत है, सूबा है या कोई वसी इलाका है। तो एक इलाकाई ज़ुबान जो होती है और एक ऐसे इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान होती है जो इलाका एक बड़ी कौमी रियासत का हिस्सा होता है, वहाँ उस इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान रीजनल लैंग्वेज होती है। यहाँ पर मिसाल दी हुई है कि पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तान में और भी बहुत सी ज़ुबानें हैं, लेकिन पंजाबी, सिंधी, हिंदको और सराइकी जो है ये पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेज हैं, इलाकाई ज़ुबानें हैं। आगे बताया हुआ है कि जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं ये एक पर्टिकुलर जो मखसूस इलाके होते हैं वहाँ के लोगों की नेटिव लैंग्वेज बन जाती है। नेटिव लैंग्वेज किस तरह से बन जाती है, यहाँ पर एक मिसाल बताई हुई है कि सिंधी और पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची जो है ये वहाँ के जो मखसूस इलाके हैं, यानी पंजाब में, सिंध में पश्तो, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक मखसूस इलाके हैं, तो वहाँ के लोगों की ये नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज किस तरह से है कि क्योंकि ये जो ज़ुबानें हैं उन मखसूस एरियाज़ में ही बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। तो एक डायलेक्ट जो होता है
ये एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि एक डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, किस तरह से बोला जाता है, वे ऑफ प्रोनंसिएशन। तो डायलेक्ट जो होते हैं उसकी जो प्रोनंसिएशन, उसका तलफ़्फ़ुज़, ग्रामर और वोकैब्युलरी जो है वो इलाके की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उससे मुख्तलिफ होती है, उससे डिफरेंट होती है। यानी हम कहते हैं और एरिया की जो बोली है और किसी इलाके की बोली है, ऐसे वहाँ पर इस तरह से बोलते हैं तो उसको डायलेक्ट कहते हैं। तो ये ज़ुबान की एक किस्म होती है। यहाँ पर मिसाल बताई हुई कि शाहीपुरी जो डायलेक्ट है, यानी शाहीपुरी जो बोली है, वो सरगोदा बोली के तौर पर जानी जाती है। यानी उन दोनों की जो बोलियाँ हैं, यानी वहाँ पर जो भी डायलेक्ट यूज़ हो रहा है वो एक जैसा है। और उत्तरादी जो है ये सिंधी लैंग्वेज की एक शक्ल है जो कि मेनली जो बलाई है, सिंध है और अपर सिंध है उसमें बोली जाती है।